पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में ही आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन और ये होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास निकल करके आती है। एक तो डायपोल, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, दो पोल होंगे। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक से मतलब है तो यहाँ से किससे रिलेटेड होगा, ये हमारे पास चार्ज, जिसे हम बोलते हैं आवेश। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ये होगा हमारे पास में, जिसके ये इसके दोनों सिरे होंगे, जिन्हें हम डायपोल बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ पोल है ये। ठीक है। यहाँ पर चार्ज होगा प्लस क्यू, यहाँ चार्ज होगा माइनस क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड, परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन उनका नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं 2a। सेंटर से अगर डिस्टेंस मानेंगे पर चार्ज की तो वो होगी हमारे पास a। ठीक है। 2a डिस्टेंस लेने के पीछे भी हमारे पास में यहाँ पर रीजन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस a भी ले सकते हैं, इसको हम d भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हम क्या है कि आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डायपोल की वजह से, तो क्या होगा कि वो डिस्टेंस हमें सेंटर से लेनी पड़ेगी, O पॉइंट से। O पॉइंट से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, जो हम चार्ज के लिए लेंगे। तो अगर हम d लेते हैं तो बार बार d/2 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन में क्या होगी, ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस के लिए बात करेंगे 2a को लेकर के, ये हमारी हो जाएगी 2a। अब हम जाते हैं डायपोल मोमेंट से। तो डायपोल मोमेंट, जिसे हम बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम डिनोट करेंगे P से। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमारे पास में होगा कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है। चार्ज तो क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, बस नेचर अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे इनके बीच की डिस्टेंस से, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा। ये डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले से हम देखेंगे कि इससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो क्वांटिटी कैसी है, मतलब कैसी राशि है। ठीक है। तो पहली बात तो जो P है वो हमारे पास में क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, वो हमारे पास होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो P की डायरेक्शन जो है वो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे होगी। अगर हम पॉइंट को नाम भी दे A या B, तो हम डायरेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं, किधर से हो जाएगी, B से A की ओर, इस तरफ हो जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, किस में मेजर करेंगे इसको। तो हम फॉर्मूले के पास में आते हैं। तो फॉर्मूले के पास में आएंगे तो ये चार्ज है, तो चार्ज की क्या होती है, कूलम, इनटू ये क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कितनी होगी, मीटर। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कूलम इनटू मीटर। अब हमें पता है थर्ड पॉइंट पे अगर हम जाएं, डायमेंशन क्या होगी इसकी, वीमा। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम या तो यूनिट से निकाल सकते हैं या हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कूलम की कितनी होगी, हमारे पास में चार्ज है तो A1 T1,
ये बहुत बार बार काम आती है जो हमें ध्यान में रखनी है। और दूसरा मीटर की कितनी होगी डिस्टेंस की L1। यहाँ से हम टोटल लिख सकते हैं M0, L1, T1 और A1। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो गई। तो हम ये सारे टॉपिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये तुमने अगर नोट कर लिए तो सही है, नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा ये 4th पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। एक ही बात है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं। इसके लिए हम एक चार्ट से समझ सकते हैं जो इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें उनका आपस में अगर डिफरेंस पता होगा, क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास में निकाल रहे हैं हम ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3 निकालेंगे हम डायपोल की वजह से। 3 तरीके होंगे हमारे पास में। पहला होगा एट एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्स पर जो हमारा डायपोल होगा, उस डायपोल की एक्सिस के ऊपर निकालेंगे हम। दूसरा हमारे पास होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो दोनों डायपोल को, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, ये डायपोल है हमारे पास में, और दोनों डायपोल में दोनों पोल को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो केंद्र से होकर के रेखा जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, निरक्ष बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो ये हमारी होती है निरक्ष। तो ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं किसी एंगल पर, किसी थीटा एंगल पर अगर हम कोई पॉइंट पे निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो कितनी होगी। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम बात करते हैं, डायग्राम से भी हम समझेंगे और फिर निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला देखना है। पहले हमारे पास डायपोल ये है, -q + q, वही डिस्टेंस है 2a इनके बीच की, इसको a ओ पॉइंट बोल देते हैं, इसको a, इसको b। ठीक है, एक्सेल पॉइंट का मतलब है इसी केंद्र से मिलाने वाली जो दोनों डायपोल को मिलाएगी, इसी लाइन पर कोई पॉइंट होगा, जहां पर हमने बोल दिया पॉइंट P। ठीक है, अब इसी पॉइंट P के ऊपर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये डायपोल हो गया, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। और कौन सी पोजीशन पे निकाल रहे हैं? एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इसी की एक्सिस में। कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, और आगे ले सकते हैं, लेकिन इसकी हमें डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए सेंटर से कि कितने डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो सेंटर से हमारा क्या है? r डिस्टेंस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं? एक पॉइंट ले रहे हैं जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें ये फॉर्मूला पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें इसके ऊपर इतना नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा? फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो हमें इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला होगा E, जो होगा हमारे पास वो होगा Kp 2Kp/r³ r²। ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? E की r² की पोजीशन में। तो मतलब क्या हुआ कि r पोजीशन इधर है और P की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि जो पॉइंट, जो डायपोल का जो हमारा पोल है, अगर वो P पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? P पे ज़्यादा होगा। तो अगर इन दोनों चार्ज की वजह से अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन देखेंगे ना E की, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, E की भी। इसीलिए हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा, और दोनों की डायरेक्शन हम बोल सकते हैं E की और P की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो P की डायरेक्शन ही होगी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब हमारे पास में दूसरे पॉइंट पे आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ये यहाँ अगर तुमने लिख लिया है या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके इसके नीचे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर नोट डाउन कर लिए साथ साथ, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। हाँ, पर ये फॉर्मूला जो है ना, वो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। डायग्राम है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर याद तो हमें फॉर्मूला ही रखना है। वही हो गया -q + q, और अब हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, इस O पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पर हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर P, ठीक है। दोनों डायपोल से हम मिला देते हैं इनको, ये हो गया A, ये हो गया B, दोनों पॉइंट से मिला दिया, इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव की वजह से तो क्या होगी, इसकी तरफ, और यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, इस तरफ। तो इनका जो रिजल्टेंट कहीं आएगा, अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं तो वो इनके बीच में कहीं होगा, ठीक है। ई की डायरेक्शन हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, इनसाइड होती है, अंदर की तरफ होती है। तो दोनों से अगर हम निकालेंगे तो अगर हम ये एंगल यहाँ पर थीटा मानेंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, और वो फॉर्मूला लगा करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। वो हम सारा 12th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होता तो हम इसके बारे में जरूर बात करते, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा E वेक्टर बराबर -kp/r³, ये हम लिख सकते हैं r कैप। ये माइनस आने का अब यहाँ पर सिर्फ जो है रीजन वो बता रहा है सिर्फ डायरेक्शन को, क्योंकि अब की बार जो डायरेक्शन है वो जो डायरेक्शन जो होगी वो P की E के अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। पहले वाले में पॉजिटिव था क्योंकि E और P दोनों सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन अब की बार E जो है वो P के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन होगा। क्योंकि कई बार तुम्हारे पास में ऑप्शंस ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में देंगे, तो फिर हमारे पास में ये पता होते हुए भी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है वहाँ पर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। किसी एंगल अगर थीटा पर अगर हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये समझना है एंगल थीटा का मतलब कि अब जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं वो क्या होगा, डायपोल से किसी एंगल थीटा पर होगा, ठीक है। ऊपर भी हो सकता है, डायपोल के नीचे भी हो सकता है। वहां पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो देखिए उसके लिए अगर हम डायग्राम बनाए तो ये हमारे पास डायपोल है, समझ सकते हैं, -q + q, ये मान लिया A पॉइंट B पॉइंट, और अब हम परपेंडिकुलर नहीं लेकर के किसी एंगल थीटा पे बात कर सकते हैं P, जहां हमें E वेक्टर निकालना है। तो ये हमारा डायग्राम होगा किसी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है। इसका फॉर्मूला होगा E बराबर kp/r³, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हमें यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीनों हो गए जो तीनों से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस होते हैं वो इन दोनों से होते हैं, एक्सियल पॉइंट से और इक्वेटोरियल पॉइंट से, ठीक है। थर्ड वाला फिर भी हमें पता होना चाहिए, अगर वो एंगल का मान दे देगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर ये नोट डाउन कर लिया तो आगे चलते हैं, हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर वहाँ से निकालते हैं कि वैल्यूज हमारी क्या होंगी। तो हो सकता है इससे न्यूमेरिकल मिल जाए हमें, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो एक क्वेश्चन करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके का आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है।
हमारे पास में है कि HCl है कोई, तो HCl में हमको क्या बोल सकते हैं, डायपोल की तरह ले सकते हैं, एक H+ होगा और एक क्या होगा, Cl-, दोनों पर चार्ज है, एक एक कूलम चार्ज है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बोल सकते हैं, दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर प्लस का एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है पर नेचर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है d, वो हमारे पास में है 1.2 एंगस्ट्रम और तुम्हें निकालना है डायपोल मोमेंट। ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे सकता है वो तुम्हें HCl की जगह क्या दे सकता है, NaCl भी दे सकता है जो एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। क्या हो जाएगा ये, अगर टूटेगा तो Na++Cl माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेचर जो है, प्रकृति जो है आवेश की, वो क्या है, विपरीत, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना है। निकालो फटाफट, कितना आएगा, ठीक है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताना। ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें वहाँ मिलने वाले हैं, सीधा कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, बस तुम्हें जो है पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम आसानी से उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगर निकाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है P = Q × 2A। अब यहाँ पर ये मत समझ जाना, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि 2A है और ये हमें मान लो A दे रखी है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर डबल करके फिर आंसर सोल्व करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इसने डिस्टेंस बोला है, ये H और Cl के बीच की डिस्टेंस है, मतलब यही क्या है, 2A है, ठीक है। तो ये D वो तुम्हें लिख करके देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो किसके बराबर होगी, 2A के बराबर ही होगी। तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। Q क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, तो हम लिख सकते हैं E × D, जो हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो पता ही होना चाहिए। इनटू कितना हो गया, 1.2, और अगर हम एंगस्ट्रम की यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। अब हमारी यूनिट किस में आ जाएगी, कूलम × मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 1.6 को 1.2 से, तो ये आ जाएगा 2 और 7, तो कितना हो जाएगा 19, 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.92, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻19 प्लस ये प्लस -10, या फिर इसको -10 ही लिख सकते हो तुम। एक ही बात होती है कि सेम पावर होगी, वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.92 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये इसको सेंटीमीटर मत समझ लेना, कूलम × मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वहां पर आंसर्स इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ऐसा इजी क्वेश्चन होगा, सीधा कैलकुलेशन बेस्ड, कुछ नहीं है। वहां पर तुम्हें हो सकता है कि वो इस तरीके से नहीं बोले कि एक डायपोल है, उसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है, कंफ्यूज करने के लिए बोला गया HCl है या NaCl है। तो हमें समझना ये कि ये क्या एक डायपोल की तरह ही तो है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन तुमने कर ली होगी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें वो मेनली पूछ लेता है कि जो हमारे पास में डायपोल की वजह से E एक्सियल और E इक्वेटोरियल, उसका रेशियो कितना होगा ड्यू टू ए डायपोल। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 2:1, बहुत बढ़िया। तो ये अभी अगर हमें फॉर्मूला याद है ना, तो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बोल सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। और ये यहाँ पर सिर्फ जो तुम्हें आंसर मिलेंगे ना ऑप्शंस, वो कुछ ऐसे मिलेंगे, 1:2, बी ऑप्शन मिलेगा 2:1, सी ऑप्शन मिलेगा 1:1, या फिर डी ऑप्शन मिल सकता है 1:4, इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। तो वहाँ प्लस माइनस के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है कि उसमें माइनस आ रहा था प्लस, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक्सेल का कितना था, 2 kp/r3, ई एक्सेल ऐसा बोल सकते हैं।
और ये हमारे पास में ई इक्वेटोरियल कितना था, KP अपॉन R³ तो यहाँ से अगर दोनों का डिवाइड करेंगे तो EA अपॉन E इक्वेटोरियल, तो ये सारी चीजें आपस में कट जाएंगी, क्या बचेगा 2:1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से हमें बस वो रेशियो का, अगर इसमें से क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बनता है तो वो थोड़ा रेशियो के टाइप में पूछता है, कैलकुलेशन के कम देता है। अगर फॉर्मूला बेस्ड होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा डायपोल जो है वो लगभग हो चुका है। अब हमें पता होना चाहिए, चार्ज में ही आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं कि जो चार्ज है, हम किसी भी बात करेंगे, जैसे कि किसी लेंथ के लिए बात कर रहे हैं या किसी सरफेस के लिए बात कर रहे हैं या कोई 3D जो मैटर है हमारे पास में उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो उसको लेकर के बात है। क्योंकि हमें कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे रिलेटेड फॉर्मूले में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के होंगे, इसको भी हम टेबल से ही समझेंगे ऐसे। ठीक है, पहला होता है लीनियर। लीनियर को हम क्या बोलेंगे, रेखीय या रेखिक आवेश वितरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या आएगा, सरफेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण भी बोल सकते हैं या सतह आवेश वितरण बोल सकते हैं सरफेस के लिए। थर्ड हमारे पास में क्या आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होगा, किसी लेंथ के लिए, जैसे कि कोई डोरी के लिए बात कर सकता है, या कोई बोल सकता है कि हमारे पास में L मीटर का कोई वायर है, ठीक है, L लेंथ है उसकी, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो वहाँ पर हम अलग अलग चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास में जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास है, उसी की क्वांटिटी को क्या बताती है, डेंसिटी बताती है। तो डेंसिटी हम पढ़ते आए हैं मास अपॉन वॉल्यूम। वो डेंसिटी हम मास के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे, यहाँ डेंसिटी हम पढ़ेंगे चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो चार्ज डेंसिटी बोलेंगे उसको। तो यहाँ पर हमारे पास में पहली होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से। ठीक है, बस बात हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जब लीनियर की बात करेगा ना तो सिर्फ एक लेंथ को लेकर के बात करेगा वो। ठीक है, क्योंकि 1D होगा तो किसी लेंथ के लिए बात होगी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लेंथ को लेकर के बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस आ गई है, तो सरफेस आ गई है तो सरफेस में जो बात होगी वो एरिया को लेकर के बात होगी, बस इतना ध्यान रखना है। वॉल्यूम में हमारे पास में किसकी बात होगी, वॉल्यूम की ही बात होगी, बस इतना ध्यान। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। यहाँ पर आएगी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, तो अब डेंसिटी का मतलब हम चार्ज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा कि हमें लैम्बडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो पूरी लेंथ है ना उसके एक पर यूनिट पार्ट पे कितना चार्ज है वो उसकी डेंसिटी को बताएगा। ये तो मतलब हुआ भाई पूरी लेंथ पे कितना भी चार्ज हो, हम तो पर यूनिट देखना चाहते हैं कि कितना चार्ज है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। तो फॉर्मूला बस वहीं से निकल के आ जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो मान होगा वही क्या होगा, रेखिक आवेश घनत्व होगा, जिससे हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से। बस ये पता होना चाहिए। अब हमें चार्ज मतलब हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमें चार्ज चाहिए होता है, आवेश, तो वो हम क्या करते हैं, आवेश की वैल्यू निकालते हैं फिर यहाँ से। तो क्या हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, Q बराबर L इंटू लैम्बडा इंटू L बोल सकते।
यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी में बात करेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लेंथ की बात नहीं करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान, ऐसे ही होगा। तो Q बाय ए, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू, ठीक है। अब तो ये पता हो जाना चाहिए, रो बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q बाय V, और यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रो इंटू V। वो हम यहाँ पर तो पूरा निकाल रहे हैं कि वो पूरा हमें वॉल्यूम का पता होगा, अब वहाँ पर पूरा पता नहीं होगा कि कितना चार्ज है, तो हम फिर वहाँ पर dV मतलब वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट अल्पांश लेंगे, कुछ एरिया, और फिर वहाँ से बात करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वहाँ पर हम Q बराबर लिख देंगे रो इंटू dV, इसके अंदर इसमें लिख देंगे सिग्मा इंटू DS या DA एरिया के लिए, और इसमें लैम्डा इंटू DL। पर हमें वो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में नहीं जाएगा, वो फॉर्मूला पूछेगा तो इससे रिलेटेड ही पूछेगा, इन तीनों से, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं फ्लक्स।